फीडबैक यहाँ पे सर्वोपरि है, शर्मान है और जायसवाल सर सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा शिक्षण विकास होता है, किससे होता है? कौशलों से। संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास कौशलों से होता है। 4 महत्वपूर्ण कौशल है। कौन कौन से हैं सभी लोग बताइए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये क्रम आपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि बालकेषु कल्पना शक्तैः विकासैः भवति। बालकों के कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है? कक्षा नायक विधिना, भाषण विधिना, कथा कथन विधिना या वाद विवाद विधिना की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी लोग कमेंट कीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं बालकों के कल्पना शक्ति का विकास की बात हो रही है। तो कल्पना शक्ति का विकास मतलब सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा हो सकता है? तो वह कथा कथन विधि के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि कथा कथन विधि में बालकों के सोचने की अवसर मिलता है। बालक सोचते भी है कि ऐसा कथा था, ऐसा होना चाहिए। तो कल्पना शक्ति का विकास किससे होता है? कथा कथन विधि के द्वारा। ये आपके सेव कर लेना है। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स और पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ संस्कृत की टॉपर नोट्स भी हमारी आ चुकी है। संस्कृत की टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598 9630689598। इसमें आपको व्हाट्सएप करना है, आपको टॉपर नोट्स मिल जाएगी। पूरा डिटेल स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो संस्कृत भाषा शिक्षण अनुवादय विधि का उच्चते। संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि उचित कौन सी होगी? सूत्र विधि होगी, भंडारकर विधि होगी, व्याकरण विधि होगी या पारायण विधि होगी? तो आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि। जब भी संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि की बात की जाएगी तो एक ही आपको याद रखना है, कौन? अनुवाद अर्थात भंडारकर विधि। ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए सभी लोगों को नोट कर लेना है। एक एक क्वेश्चन को माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। अगला प्रश्न साथियों, कुशाग्र समान मंद बुद्धि छात्राणाम कृतैः कः सिद्धांतः समुपयुक्ति। मतलब कुशाग्र और समान मंद बुद्धि जो छात्रों होते हैं, इनमें से सिद्धांत के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? व्यक्तित्व भिन्नता सिद्धांत, अनुपात क्रमयोश्च सिद्धांतैः, समवाय सिद्धांतैः, मौखिक कार्यस्य सिद्धांतैः। आप सभी लोग जानते हैं कुशाग्र और समान मंदबुद्धि इन तीनों छात्रों के लिए जो सिद्धांत उपयुक्त सिद्धांत होगा वह आपको कलेक्ट करके बताना है, चूज करके बताना है। तो वह हो जाएगा, देखिए तीनों की बात करेंगे अर्थात व्यक्तित्व भिन्नता सिद्धांत हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्तियों में विभिन्नताएं होती हैं। कोई कुशाग्र बालक होगा, कोई समान बालक होगा, कोई मंदबुद्धि बालक होगा, छात्र होंगे। तो इन तीनों प्रकार के छात्रों का सिद्धांत के लिए सबसे है व्यक्तित्व भिन्नता सिद्धांत बोला जाएगा, सबसे उपयुक्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथमं मौखिक कार्यम ततैः लिखित कार्यम च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांतैः का। आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण के प्रथम मौखिक कार्य, पहला कार्य होता है मौखिक, इसके बाद होता है लिखित। तो इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत है कि ये सब जो है पहला प्रथम मौखिक और दूसरा लिखित कार्य, इसमें जो संस्कृत भाषा का कौन सा सिद्धांत होगा? क्या वह रुचि सिद्धांत होगा, बहुमुखी सिद्धांत होगा, या अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांतैः, या सक्रियता सिद्धांतैः की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम मौखिक कार्य होता है, इसके बाद लिखित कार्य होता है। तो इसमें जो संस्कृत भाषा सिद्धांत हमारी हो जाएगी वो क्या होगी? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। आराम से वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, ऑप्शन को पढ़िए, फीडबैक कीजिए, क्योंकि यही मौका है आपको बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, अपने एबिलिटी को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे सभी लोगों का आंसर आ चुका है और हमारा आंसर सभी लोग जान लीजिए, समझ लीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत है। अनुपात का क्रम क्रमस्य हो गया ना कि प्रथमे मौखिक कार्यम ततः लिखित कार्यम, मानी पहला मौखिक कार्य होता है, इसके बाद ही लिखित कार्य होता है। तो ये क्या हो गया? क्रमस्य की बात हो गई, यानी अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत है। अनुपात के क्रम का सिद्धांत हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पूर्व ज्ञानात् परम नवीनम ज्ञान प्रदेयत इत्यत्र शिक्षण सिद्धांत है किम सूत्रम। पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान प्रदान करना, ये शिक्षण सिद्धांत किस सूत्र का कार्य हो रहा है? सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति, सूक्ष्म के स्थूल के प्रति, संश्लेषण विश्लेषण प्रति, संश्लेषण से विश्लेषण के प्रति, ज्ञाताद ज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात के प्रति, कठिन सरलम प्रति, कठिन से सरल के प्रति। तो ये पूर्व ज्ञानात पे नवीन ज्ञान जो दिया जाता है, ये जिस शिक्षण सिद्धांत का सूत्र कहलाता है, वह आपका शिक्षण सिद्धांत आपको कमेंट करके बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा? यह ज्ञाताद ज्ञातम प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? ज्ञाताद ज्ञातम प्रवृत्ति। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे।
आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है एमपी टेट में कि गुरु मुखम इति साधनम विद्यते। गुरु मुखम में कौन सा साधन होगा? भाषा कौशल, श्रवण कौशलस्य, लेखन कौशलस्य या पठन कौशलस्य। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं आप सभी को। तो गुरु मुखम इति साधनम विद्ये, गुरु मुखम का साधन यहाँ पे कौन सा कहलाएगा? वह कहलाता है गुरु मुखम। अब गुरु के मुख से अब जो बोला जाएगा वह क्या होगा? सभी लोग बताइए। गुरु के मुख से जो बोला जाएगा वो छात्र क्या करेंगे? छात्र सुनेंगे, अर्थात श्रवण कौशल की बात हो रही। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि संस्कृताध्यापनस्य श्रव्य साधनम विद्यते। संस्कृत अध्यापन में श्रव्य साधन कौन सा होगा? प्रतिकृतैः, दूरदर्शनम, श्यामपट्टैः या ध्वन्याभिलेखैः की बात करेंगे। तो संस्कृत अध्यापन में श्रव्य दृश्य साधन, मतलब श्रव्य यानी सुनाई भी दे, दृश्य मतलब दिखाई भी दे, यानी सुनना और दिखाई देने में कौन सा साधन होगा वही आपको कमेंट करके बताना है। अगर हिंदी में होता सभी लोग समझ जाते, यही चीज़ें संस्कृत में दी गई। तो श्रव्य दृश्य इतना तो सभी लोग जानते समझते हैं। ठीक है, तो संस्कृत अध्यापन में श्रव्य दृश्य साधन इनमें से कौन सा होगा? ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक के बताना है। तो दृश्य सब मतलब दूरदर्शन की बात हो गई, जिसमें आपका दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, तो दृश्य शब्द साधन हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा शिक्षण समये नगरस्य भौगोलिकी स्थितिं गन्तुं कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण के समय नगर भौगोलिकी स्थित वंतु, मतलब नगर भौगोलिक का भ्रमण करें या नगर भौगोलिक का स्थित अगर है तो उसमें कौन सा अधिगम साधन का प्रयोग कर सकते हैं? तो नगर का भौगोलिक दिया गया है, तो भौगोलिक में क्या हो सकता है? मानचित्र, पत्रकस, रेखाचित्र या श्यामपट्ट क्या हो सकता है? तो यहाँ पे भौगोलिकी दिया गया है, नगरस्य भौगोलिकी। यहीं पे हमारा आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, नगरस्य भौगोलिकी का मतलब सभी लोग समझ गए होंगे, क्या होगा सभी लोग बताइए। नगरस्य भौगोलिकी मतलब मानचित्र। तो भौगोलिक हम किसके द्वारा देख सकते हैं? मानचित्र के द्वारा ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तकस्य स्थानम शिक्षण महत्वपूर्णम विद्यते। पाठ्य पुस्तक में स्थान में शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होगा? बालकानां ज्ञानस्य सीमाएः विस्तराय, व्यवहारिक ज्ञानस्य संपादनाय, छात्रेषु स्वाध्यायं प्रति रुचि उत्पादनाय, उपयुक्तानां सर्वेषां उद्देश्यानां संपादनाय। तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, मेरे भाई बहन गृहिणी, ये पाठ्य पुस्तक के स्थान में शिक्षण का महत्वपूर्ण जो हो जाएगा वही आपका क्या होता है कि उपयुक्त नाम सर्वेषाम उद्देश्यम। कौन मतलब जो हमारे उद्देश्य दिए गए कि बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार हो, व्यवहारिक ज्ञान का संपादन किया जाए, छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पादन किया जाए। तो ये तीनों जो हैं पाठ्य पुस्तक में स्थान होगा शिक्षण के महत्वपूर्ण के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया वह आपका ऑलरेडी सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। फीडबैक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जारी रखिए, क्योंकि इस बार एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम को 101% फतेह करना है और इसके लिए आपको प्रत्येक क्लासेज इंपॉर्टेंट है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिक्षण विधि नाम समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतीकरणे च सहायकम भवति। शिक्षण विधि में जो समीकरण का शिक्षा का स्तर होता है उसमें उन्नतीकरण सहायक होता है। पाठ्य पुस्तक, गृह कार्यम, मूल्यांकनम या अध्यापनम किस प्रकार से सहायक होता है? तो शिक्षण विधि के समीकरण में शिक्षा स्तर में उन्नतीकरण जो सहायक होता है वह किस रूप में होता है, किस प्रकार में होता है? तो वह हो जाएगा मूल्यांकन। शिक्षण विधियों में समीकरण शिक्षा स्तर उन्नतीकरणे च सहायकम भवति हो जाएगा मूल्यांकनम। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है छात्राणां गृह कार्यस्य मूल्यांकनम भवितुं शक्नोति। छात्रों में गृह कार्य का मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, साक्षात्कारेण या संभाषणेन। तो छात्रों में गृह कार्य का मूल्यांकन इसमें किस प्रकार से किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं जब बाद में बच्चों के लिए गृह कार्य देते हैं, होमवर्क देते हैं, ये किस रूप में किया जाता है, किस लिए किया जाता है? बच्चों को जो आपने पढ़ाया उसको बाद में होमवर्क देना, ठीक है, गृह कार्य देना, तो ये कौन सा आंतरिक मूल्यांकन हो जाएगा। छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन करना आंतरिक मूल्यांकन हो जाएगा। इसके बाद आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। शलाका परीक्षा भवति। शलाका परीक्षा कौन होती है भैया? मौखिक के अंतर्गत होती है, उभय अंतर्गत, लिखिता अंतर्गत या प्रश्न के अंतर्गत, कौन सा होगा? तो सभी लोग जानते हैं जब भी शलाका परीक्षा की बात की जाती है एक ही माइंड की मेमोरी में आता है और वह है मौखिक अंतर्गता, यानी कि शलाका परीक्षा मौखिक अंतर्गता भवति। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया कि छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वसाम परीक्षाणाम चा मूल्यांकनम भवति भवेत, अर्थात छात्रों के दैनिक कार्य में सर्वसाम यानी सभी में परीक्षा का मूल्यांकन किस प्रकार होता है? आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन या परीक्षा की बात हो रही है। तो छात्रों में दैनिक कार्य का सर्वसाम यानी सभी में परीक्षा का मूल्यांकन जिस प्रकार से किया जाता है और जिस प्रकार से होना चाहिए वह कहलाती सतत मूल्यांकन। आपने पढ़ा भी होगा सतत मूल्यांकन, CCE, ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, संस्कृते मौखिक परीक्षाया कस्य कौशलस्य मूल्यांकनम कर्तुम न शक्यते, यानी संस्कृत में मौखिक परीक्षा में कौन सा कौशल का मूल्यांकन नहीं किया जाता? ना शक्यते, कर्तुम ना शक्यते, नहीं करते हैं। श्रवणस्य, पठनस्य, भाषणस्य, लेखनस्य। देखिए मौखिक परीक्षा की बात करेंगे तो मौखिक में फिर लिखित का तो कोई कार्य नहीं होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। कोई मुख से मतलब मुख से बोला हुआ मौखिक वही हो जाता है, ठीक है। तो मौखिक में फिर आपका क्या है, लेखन का कार्य नहीं होता है। बाकी आपका श्रवण होगा, सुनेंगे, पढ़ेंगे, भाषण यानी बोलेंगे, इन तीनों का कार्य होता है। तो भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्न भवति, भाषा अध्ययन का अंतिम प्रयत्न क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, भाषा अध्ययन का अंतिम प्रयत्न होता है भाषणम, लेखनम, वाचनम, श्रवणम। और ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप सभी को समझना है कि भाषा अध्ययन में अंतिम प्रयत्न कौन सा होता है। अंतिम प्रयत्न का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं 4 हमारे हैं कौशल। पहला होता है सुनना, श्रवणम, बोलना, भाषण, सुनना, बोलना, बोलने में क्या आ जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना यानी वाचनम, लेखनम। तो अंतिम पूछा जाए तो अंतिम हमारा लेखनम होता है, तो यहाँ पे लेखनम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी लोगों को फीडबैक भी अच्छा बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे हैं। इसी तरह फीडबैक करते रहिए, वो दिन दूर नहीं जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। संस्कृतम अस्ति, संस्कृत क्या है, विश्लेषणात्मक भाषा है, संरचनात्मक भाषा है, विमर्शनात्मक भाषा है या संश्लेषणात्मक भाषा है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे सभी शिक्षक बंधु, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं सभी शिक्षक बंधुओं का। तो संस्कृत हमारी यहाँ पे पूछा जा रहा है, संस्कृत का बताना है सभी लोगों को, ठीक है। तो संस्कृत यहाँ पे क्या कहला जाएगी, तो आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत जो होती है वह संश्लेषणात्मक भाषा होती है। संश्लेषण होता है इसमें, संश्लेषण मतलब क्या होता है सभी लोग जानते होंगे। विश्लेषण और संश्लेषण यानी 5 उंगली है, उंगली को मुट्ठी बांध देना संश्लेषण, मुट्ठी को खोल देना विश्लेषण। 60 रूप में आप समझ लीजिए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। श्याम फल कस्य अधिकोपयोगिनाम इत्थम परामर्शई है कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति, अभ्यास सिद्धान्ते, सक्रियतया सिद्धान्ते, रुचि सिद्धान्ते, मौखिक कार्यस्य सिद्धान्ते। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है कि श्याम फलकस्य अधिक उपयोग मित्तम, अगर श्याम जो है फलक का अधिक उपयोग कर रहा है तो ऐसा परामर्श कौन से सिद्धांत में होगा कि श्याम फलक का अधिक उपयोग किया जाए? तो वह होता है आपका रुचि सिद्धांत। श्याम फलक का अधिक उपयोग का परामर्श जो है कस्मिन् सिद्धांते अस्ति, रुचि सिद्धांते अस्ति, रुचि सिद्धांत हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाग रूपम भाव प्रकटम इक्तम तम किम, अर्थात वाग रूप में भाव प्रकट में इक्तम तम की, इनमें से क्या होगा, भाषण होगा, लेखन होगा, पठनम होगा, श्रवणम होगा। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि वाग रूपम भाव प्रकटम इत्युक्ते किम, कौन सा होगा, तो वाग रूप में भाव प्रकट इनमें से कौन सा हो जाएगा, वह होगा भाषण। क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाषणम हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये आपके एमपीटेटिव वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, लैंग्वेज में, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला है लौकिका नाम ही साधु नामार्थम वागानुवर्तते इत्यादिकम पद्यम कुतः गृहीतम, अभिज्ञान शाकुंतलात्, उत्तर रामचरितात्, मत्स्यकटिकात् या मुद्रा राक्षसात की बात कर रहे हैं। तो लौकिक में लौकिका नाम ही साधु नामार्थम वागानुवर्तते, लौकिक में साधु नाम जो वर्तते होता है इसमें से कौन से पद से लिया गया है, लौकिका नाम ही साधु नार्थम वागानुवर्तते, इनमें से किस पद से लिया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तर रामचरित, मत्स्यकाटिकात या मुद्रा राक्षस। तो ये जो पंक्ति है ये पद है किससे ली गई है, किस पद से ली गई है? तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सभी लोग जानते होंगे उत्तर रामचरितात की पंक्ति है, लौकिका नाम ही साधु नामार्थम वागानुवर्तते।
अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको किस ऑप्शन में जाना है? उत्तर रामचरित के ऑप्शन में जाना है। उत्तर रामचरित, अभिज्ञान शकुंतलम, मुद्रा उत्तर रामचरित और अभिज्ञान शकुंतलम, इन दो टॉपिक से संस्कृत में पूछा जाता है पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला, रिक्त स्थानम पूरित्वा सूक्ति संयोजत जननी जन्मभूमिश्च गरीयसी। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, कौन सी सूक्ति है? जननी जन्मभूमिश्च गरीयसी। तो ज्ञानादपि, धनादपि, स्वर्गादपि या भूमेरपि, कौन सा होगा? तो आप सभी लोग जानते समझते हो, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि जन्मभूमि से, और यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा? जननी जन्मभूमि से खाली स्थान गरीयसी, गरीयसी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी लोग जानते वह होगा स्वर्गादपि। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसे, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक करते रहिएगा, तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि वर्ग 3 एग्जाम को 101% इस बार फतेह करना है। तो यहाँ पे सत्संगति है किम ना करोति पुंसाम इत्तत रिक्त स्थानम पूर्यता सुक्त मीमाम निर्मापयत। अब यहाँ पे देखना कि सत्संग, सत्संग के बाद खाली स्थान है, तो यहाँ पे बताना सत्संग खाली स्थान किम ना करोति पुंसाम, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सूक्ति दी गई है, भाषाय, कथय, वदत, गदत, तो सत्संग किम ना करोति पुंसाम। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कथय, राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? कथय। सत्संग कथय ना करोति पुंसाम, बाकी भाषय होता है, वदत होता है, गदत होता है, तो यहाँ पे कथय इज द राइट आंसर है। और ये सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझना है, फीडबैक करना है। अगला प्रश्न है कि छात्राई है श्रवण अपेक्षाय पठनेन अधिकम ज्ञानम समुपार्जयन्ति इति परामर्शई है विद्यते। अर्थात छात्रों में श्रवण की उपेक्षा को पढ़ने से अधिक ज्ञान जो है समर्पित या समुपार्जन होता है। यह परामर्श विद्यते कौन सा होगा? पठन कौशल होगा, भाषण कौशल, लेखन कौशल या श्रवण कौशल होगा। तो छात्र में श्रवण की अपेक्षा पढ़ने में अधिक ज्ञान जो होता है, मतलब सुनने की अपेक्षा पढ़ने में, तो कौन सा कौशल कहला जाएगा? सुनने की अपेक्षा पठन में अधिक ध्यान दिया जाए, तो पढ़ने में अधिक ध्यान दिया जा रहा है, मतलब वह पठन कौशल ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आकाशवाणी इति किम्ना प्रकारकम साधनमस्ति। ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आकाशवाणी इति किम्ना प्रकारकम साधनमस्ति। दृश्य साधनम, श्रव्य साधनम, क्रिया साधनम। दृश्य, शब्द या साधन, इन 4 जो ऑप्शन है इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो आकाशवाणी इति किम प्रकारकम साधनम अस्ति, आकाशवाणी इनमें से कौन से प्रकार होगी? आकाशवाणी क्या होती है? आकाशवाणी मतलब सुनाई देना, होता कि नहीं होता? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सभी लोग बताइए। आकाशवाणी श्रव्य साधनम अस्ति। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पाठ पुस्तक निर्माणे आंतरिक परिच्छस्य सिद्धांत भवति। पाठ पुस्तक के निर्माण में आंतरिक पक्ष का सिद्धांत कौन सा होगा? रोचकता होना चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, सौदेश्यता होनी चाहिए, पूर्वकता, त्रय्यप, यानी इन तीनों होंगे। तो पाठ पुस्तक के निर्माण में आंतरिक पक्ष का सिद्धांत इनमें से होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो रोचकता में भी होनी चाहिए, व्यवहारिकता भी होनी चाहिए, सौदेश्यता भी होनी चाहिए, कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए। रोचक भी होना चाहिए, इससे बच्चे पढ़ें, व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। तो पाठ पुस्तक निर्माण में इन तीनों पक्षों को ध्यान दिया जाता है। पूर्वकता, त्रय्यपी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। और ये आपके राजस्थान शिक्षक भर्ती और सी-टेट में आए हुए प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। रिक्त स्थान पूर्णम सत्य सत्य निर्णय। रिक्त स्थान को सत्य सत्य के रूप में बताना है कि बहु समाधान प्रश्नचाश्चित्ते प्रकारैः कस्याः परीक्षाः सन्ति। बहु समाधान प्रश्न में इनमें से कौन से प्रकार का परीक्षा होगा? शलाका, वस्तुनिष्ठ, निबंध या अंत्याक्षरी परीक्षा है। अब देखिए बहु समाधान प्रश्नचाश्च की बात कर रहे हैं, तो बहु समाधान अगर प्रश्न है उस प्रकार के प्रश्नों को कौन सा परीक्षा बोलेंगे या किस परीक्षा का प्रकार हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं यह हमारा हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी लोग बताइए।
बहुसमाधान प्रश्यास इत्येते प्रकारः कस्य परीक्षाः सन्ति वस्तुनिष्ठ परीक्षाः सन्ति। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिक्षा क्षेत्रीय उपचार इति शब्दस्य को अर्थ है। शिक्षा क्षेत्र में उपचार शब्द का अर्थ क्या होता है? अधिगमन, अवबोधनम, शौरविधा, दोषाणाम निराकरणम या संप्रेषणम। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो उपचार शब्द है ना, कहते हैं उपचार कर देना। एक मेडिकल लाइन में उपचार अलग होता है, ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं। तो उपचार हो गया प्राथमिक उपचार या अन्य चीज़ें जो होती हैं, लेकिन ये उपचार शिक्षा में करना है, मतलब जो बच्चा गलती करा उसका उपचार है। तो इसको शब्द में क्या बोला जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में उपचार शब्द को अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सर्वविध दोषाणाम निराकरण। सभी विधियों के जो दोष हैं उनको निराकरण करना ही शिक्षा क्षेत्र में उपचार का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता परम आचार्य नरेंद्र देव समिति बहुविधि मूल्यांकन निमित्तम सर्वप्रथम कदा अनुसंधिवती। यानी स्वतंत्रता परम में आचार्य नरेंद्र देव जो समिति है बहुविधि मूल्यांकन में सर्वप्रथम कब जो है आई हुई थी? सभी लोग बताइएगा, ये सर्वप्रथम कब आई थी आपके? 1948वें वर्ष ही है, याद रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव समिति। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदाः कतमे आंतरिक मूल्यांकनस्य योपरि बलम दत्तम। शैक्षिक अनुसंधान में या शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद में कौन सा आंतरिक मूल्यांकन में सबसे बल दिया जाता है? 1965, 75, 47 या 67 बलम दिया गया था। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद में कौन कतमे यानी कब जो है आंतरिक मूल्यांकन में सबसे अधिक जो है बल दिया गया था? तो कब दिया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं 1975 1975 में दिया गया था। ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा और फीडबैक कर लीजिएगा। देखिए मूल्यांकन को साक्ष्य एकत्र करने और परिणामों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है। और छात्र प्रदर्शन का आकलन दो प्रकार से होता है। प्रश्न आ गया कि छात्र प्रदर्शन का आकलन कितने प्रकार से होता है? तो दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार होता है आंतरिक मूल्यांकन और दूसरा होता है बाह्य मूल्यांकन। आगे आने वाले प्रश्नों पर इन पर भी चर्चा करेंगे। आंतरिक बाह्य मूल्यांकन से प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से यहाँ पे रिमाइंड करना है, माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संघटिता अभवत? 1968 वर्षे, 1950 वर्षे, 1966 वर्षे, 1968 वर्षे। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो कार्य योजना है कब संगठित किया गया था? सभी लोग बताइए मेरे प्यारे प्यारे सभी शिक्षक बंधु, जिनका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कब जो है संगठन किया गया था? तो यह किया गया था 1968। याद है कि छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्तैः विकासैः भवति। अर्थात साथियों छात्रों में भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है। किस विधि द्वारा होता है? वाद विवाद विधिना, प्रश्नोत्तर विधिना, पारायण विधिना, पाठशाला विधिना। ये एमपीटेड वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न था। तो छात्रों में भाव प्रकाश शक्ति का विकास किस प्रकार से किया जाता है? अब देखिए छात्रों में भाव प्रकाश शक्ति का विकास की बात कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं भाव क्या है? भाव प्रकाशनस। तो हम भाव किसके द्वारा बता सकते हैं? हमारे अंदर जो भावनाएं होंगी, हमारे अंदर जो भाव होंगे, अच्छे होंगे, गुण अवगुण किसी प्रकार से कैसे बता सकते हैं? तो कुछ न कुछ बातचीत होगी, मतलब वाद विवाद विधि की बात करेंगे। तो वाद विवाद छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्ति विकासैः वाद विवाद विधिना भवति। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृतये संरक्षणाय कः पद्धति नितराम उपयुक्तये भवति। यानी भारतीय संस्कृत की दृष्टि से संरक्षण की भारतीय संस्कृत संरक्षण की कौन सी पद्धति जो है इनमें से नितरा उपयुक्त भवति। उपयुक्त आपको बताना है कौन सी विधि होगी भारतीय संस्कृत की संरक्षण के लिए। भंडारकर पद्धति, पाठ्य पुस्तक, परंपरागति या निर्वाध पद्धति। अब देखिए प्रश्न को समझिए, भारतीय संस्कृत के संरक्षण की पद्धति पूछी जा रही, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त हमारी कौन सी हो जाएगी? नितराम उपयुक्ताई भवति। सभी लोग बताइए, आप लोगों को भी कमेंट करना है। वीडियो पॉज कीजिए, प्रश्न को समझिए, पढ़िए, फिर कमेंट कीजिए।
क्योंकि यहीं पर कमेंटेड है और यहाँ पे कमेंट करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर देंगे तो आपका प्रिपरेशन बेहतर होगा। हमारी यही कोशिश रहती कि आप किस तरह से आप कमेंटेड हो, क्वेश्चन के आंसर फास्ट दे सकें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह है आपकी परंपरागत पद्धति। जी हाँ, भारतीय संस्कृति और परंपरा, ये आपने पढ़ा होगा, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी परंपरा है जो चली आ रही है। ठीक है, तो ये शब्द थोड़ी चीज़ें आपको एडिशनल सोचना पड़ेगा, शब्दों का थोड़ा मेल मिलाप है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्याय पद्धति उद्देश्यम अस्ति। शिक्षण का सौलभ्य संपादन मतलब सुलभ कौन सी पद्धति का उद्देश्य होता है? निर्बाध पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति, भंडारकर पद्धति या परंपरागत पद्धति। ये 3 ऐसी पद्धतियाँ जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछी जाती। तो शिक्षण सौलभ्य संपादनम कौन सी पद्धति का उद्देश्य होता है? तो वह होता है दोस्तों पाठ्य पुस्तक पद्धति। जी हाँ साथियों, शिक्षण के सौलभ्य संपादन का जिस पद्धति का उद्देश्य होता है वह पाठ्य पुस्तक पद्धति। जी हाँ, शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति पाठ्य पुस्तक पद्धति उद्देश्यम अस्ति। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोगों को कमेंट करना, फीडबैक करना है कि कई शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास से तीव्र गति आधाती, यानी कौन से शिक्षण सिद्धांत के द्वारा मानसिक विकास तीव्र गति से जो है तीव्र गति में आधाती, तीव्र गति से विकास होता है। अभ्यास सिद्धांत है, रुचि सिद्धांत है, मौखिक कार्य सिद्धांत है, सक्रियता सिद्धांत है। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, अध्यापक अध्यापिकाएं सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है कि शिक्षण सिद्धांत में मानसिक विकास के तीव्र गति से कौन सी वह विधि द्वारा हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है, सभी लोग बताइए। तो मानसिक विकास की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सक्रियता सिद्धांत। जी हाँ, सक्रियता सिद्धांत ही शिक्षण सिद्धांत ही मानसिक विकास से तीव्र गति माधि धाती। तीव्र गति से किस सक्रियता सिद्धांत के द्वारा तीव्र गति से विकास किया जा सकता है। अगला है कह सिद्धांत ही क्रियाशील सिद्धांत इति नामना ज्ञानते। कौन से सिद्धांत को क्रियाशील सिद्धांत के नाम से या अन्य नाम से भी जाना जाता है? अभ्यास सिद्धांत है, स्वाभाविकतया सिद्धांत है, बहुमुखी सिद्धांत है या अनुपात से क्रमशः सिद्धांत है। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं क्रियाशील सिद्धांत। क्रियाशीलता मतलब, क्रियाशील मतलब चल रही हो चीज़, गतिमान चीज़ें की बात हो रही है। तो क्रियाशील किसके द्वारा होता है? तो क्रियाशील सिद्धांत को अभ्यास सिद्धांत। जी हाँ, अभ्यास सिद्धांत ही क्रियाशील सिद्धांत इति नामना ज्ञाते, मतलब अभ्यास सिद्धांत को क्रियाशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कति विधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषायाः सांकेतिकीं प्रयोजनम अस्ति। कौन सी विधि में, कति विधेषु कौन सी विधि में कौशल का नैपुण्य संपादन भाषायाः संकेतम प्रयोजनम अस्ति। नैपुण्य संपादन भाषा का संकेतन का सांकेतिक प्रयोजन होता है। आपका त्रिविधेषु, द्विविधेषु, चतुर्विधेषु या पंचविधेषु कितने विधि होते हैं? कति विधेषु कितने विधि के द्वारा कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषा या सांकेतिक प्रयोजनम अस्ति, भाषा का सांकेतिक रूप में जो है प्रयोजन किया जाता है। कितने कति विधेषु कितने विधि द्वारा। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने D.Ed B.Ed किया है। बचपन मतलब यही हो गया, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। D.Ed B.Ed आपने कर लिया मतलब शिक्षक की ओर अग्रसर हो गए आप लोग। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह सभी लोग जानते हैं 4 विधियाँ हैं। ठीक है, चतुर्विधेषु आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्राणां द्वितीयो लक्षिता अधिगम विशेषः किम नामकम कौशलम अस्ति। छात्रों में द्वितीय लक्ष्य अधिगम में किम नामकम कौशलम अस्ति, किस नाम से कौशल होता है, किस कौशल को बोला जाता है? तो द्वितीयो लक्षित दिया गया है। तो द्वितीयो लक्षितों का मतलब क्या होता है, सभी बताइए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी श्रवण, भाषणम दूसरा, सुनना, बोलना, पठन कौशल तीसरा, लेखन चौथा। तो क्रम में दिया गया है, तो भाषण कौशल हो जाएगा। छात्राणां द्वितीयो लक्षित अगम विशेषः भाषण कौशलम अस्ति। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, सभी लोगों को समझना है। अगर पूरा सेंटेंस आपको, पूरा वाक्य जो समझ प्रश्न नहीं आ रहा तो कुछ शब्दों को देखिए क्या चीज़ आप समझ पा रहे हैं, उसी के आधार पर प्रश्नों का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और आप जरूर सफल हो जाएंगे। अगला है वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य निमित्तं प्रशिक्षणं भवति। देखिए हम कोई संस्कृत के टीचर नहीं है, हमारी जो हमने पढ़ा है ना बचपन में, इतनी चीज़ें तो जानते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है,
और मैथ सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें मैनेज की जाती है, और लगभग 4 साल से ज़्यादा हो रहे हैं हमें इस पढ़ाते हुए, तो इन चीज़ों का एक नॉलेज हो जाता है रिपीट, इसलिए अभ्यास प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के तौर पर सारा नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं, नॉलेज हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तो वर्णों के उच्चारण के शिक्षण में कौन सा नियम जो है प्रशिक्षण की दिया जाता है, प्रशिक्षण होगा? स्वर यंत्र से, ताड़ेन्द्र से, श्रवणेन्द्र से या स्पर्श इंद्रिय से? कौन सा इंद्रिय होगा? वर्णों को वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमितम प्रशिक्षणम भवति? वर्णों को उच्चारण के शिक्षण में किस नियम के द्वारा प्रशिक्षण होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं वह नियम कौन सा हो जाएगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। वह होगा स्वर यंत्र से। वर्णों का उच्चारण मतलब स्वर, इतना चीज़ें जान लीजिए। बाकी सेंटेंस नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिगम प्रक्रियायाम केषां विशेष भूमिका अस्ति? अधिगम प्रक्रिया में कौन सी विशेष भूमिका होती है, किसकी विशेष भूमिका होती है? दृश्य उपकरण की, दृश्य शब्द उपकरण की, श्रव्य उपकरण की या दर्शक कारणाम? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में जिस विशेष भूमिका की आवश्यकता होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा। अधिगम प्रक्रिया की बात हो रही तो कहीं ना कहीं अधिगम में क्या होगा, दिखाई भी देना चाहिए और सुनाई भी देना चाहिए, यानी दृश्य शब्द उपकरण की बात होगी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मस्तिष्क यंत्र से अपरम नाम की, मस्तिष्क यंत्र का अपर नाम बताइए, दूसरा नाम क्या बोला जाता है? इसे उपनाम होता है ना, वो इसी प्रकार अपरम नाम। दूरदर्शनम, ध्वनि पंजिका, भाषा पंजिका या संगणकम? ये वर्ग 3 में 2011 में शायद आया हुआ प्रश्न है। तो मस्तिष्क यंत्र से अपरम नाम बताना है, और सभी लोग जानते हैं मस्तिष्क अपरम मतलब किसको हो जाता है, संगणकम। अगला प्रश्न, मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किम मापितुं शक्यते? मूल्यांकन में छात्र के पूर्ण रूप से किस प्रकार से माप सकते हैं? वैदुष्यम, चतुर्मयम, व्यक्तित्वम या प्रतिभम? किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो मूल्यांकन में छात्रों के पूर्ण रूप से, पूर्णतया, मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया, पूर्ण रूप से मूल्यांकन का जो है छात्रों में किस प्रकार से हम माप सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, पूर्ण रूप से बात कर रहे हैं मतलब व्यक्तित्व की बात हो रही। अगर छात्रों के पूर्ण रूप से माप हो रहा तो मतलब व्यक्तित्व की माप हो रही, उसको क्या बोला जाएगा, व्यक्तित्व माप। अगला प्रश्न है कि बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कस्याय परीक्षायाम अपेक्षते? ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न, यानी बहुत श्लोकों को कंठस्थ करना, याद करना, कौन सा परीक्षा को हम बोल सकते हैं? अंताक्षरी परीक्षा में, वस्तुनिष्ठ, शलाका या निबंध? देखिए, श्लोक को याद करना, कंठस्थ करना वैसे पेडागोजी में निगेटिव शब्द है, लेकिन थोड़ा प्रश्न को समझिए। कस्याम परीक्षाम अपेक्षते, किस परीक्षा की अपेक्षता होती कि बहुत श्लोकों को आपको याद करके रखना है? वह होगी कब होता है, जब चीज़ें अंत्याक्षरी की परीक्षा होती है अगर संस्कृत में, तो बहुत से श्लोकों को याद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह श्लोकों से ही अंत्याक्षरी होती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आपका कंठस्थीकरण नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, साक्षात्कारे का परीक्षा आयोजिते? साक्षात्कार जो परीक्षा होती है वह किस प्रकार की होती है, किस प्रकार का आयोजन किया जाता है? वस्तुनिष्ठ, मौखिक, निबंध रूप या निदानात्मक? देखिए, साक्षात्कार जिसे आपने इंटरव्यू में देखा होगा, साक्षात्कार इंटरव्यू जो होता है, साक्षात्कार परिचय हो गया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसे बोला जाता है, साक्षात्कार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू या साक्षात्कार परिचय। तो साक्षात्कार परिचय का राइट ऑप्शन क्या होगा, वह हमारी कौन सी होगी, सभी लोग बताइए। साक्षात्कार परिचय का मतलब होता है मौखिक, यानी बोल समझकर जो बोल के द्वारा किया जा सके। ठीक है, तो वह कहलाएगा साक्षात्कार परीक्षा। अगला प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनम अस्ति? संस्कृत शिक्षण का मूल्यांकन का प्रयोजन क्या होता है? सामान्य शिक्षण होता है, प्रशिक्षण होता है, विश्लेषणात्मक शिक्षण होता है या उपचारात्मक शिक्षण होता है? तो संस्कृत शिक्षण का मूल्यांकन प्रयोजन पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत शिक्षण का मूल्यांकन प्रयोजन जो होता है वह होता है उपचारात्मक प्रशिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण की बात करेंगे। संस्कृतम शिक्षणम मूल्यांकनम सम उपचारात्मक शिक्षणम प्रयोजन अस्ति। अर्थात संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन किया जाता है। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। परिष्कृत प्रश्न पत्रे निर्माणे अवसरे कस्य उपादेयता वर्तते? अर्थात
परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण के अवसर में कौन से उपाय देता वर्तते? कौन सा उपाय किया जाता है? ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का या उपयुक्त पक्ष का? देखिए, परिष्कृत प्रश्न पत्र, ये चीज़ें समझना जरूरी है। परिष्कृत प्रश्न पत्र मतलब क्या होता है? परिष्कृत प्रश्न पत्र का निर्माण करें तो उसमें ज्ञानात्मक पक्ष में भी ध्यान देना है, भावात्मक पक्ष में भी ध्यान देता है और क्रियात्मक में। इन तीनों पक्षों को जो है निर्माण, परिष्कृत प्रश्न पत्र अगर कोई निर्माण कर रहे हैं, अगर आप बच्चे को प्रश्न पत्र जब बनाएंगे तो ज्ञानात्मक पक्ष में भी ध्यान देना है, भावात्मक में भी ध्यान देना है और क्रियात्मक में भी ध्यान दिया जाता है। तो उपयुक्त पक्ष तथा मतलब ये सभी, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर भी कमेंट किया है। तो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अवबोधनात्मक, सृजनात्मक, ज्ञानात्मक या उपयुक्त सभी होता है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए, अगर जिन्होंने कमेंट नहीं किया था पिछली बार। तो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य एक ही होता है। क्या उद्देश्य होता है? सभी लोग बताइए। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य होता है, किस प्रकार होता है? अवबोधनात्मक होता है। तो हो जाएगा यहाँ पे अवबोधनात्मक। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षण उपयोगी सिद्धांतों अस्ति। संस्कृत शिक्षण उपयोगी कौन सा सिद्धांत होता है? तो संस्कृत शिक्षण के लिए उपयोगी सिद्धांत स्वाभाविकता सिद्धांत होगा, क्रियाशीलता सिद्धांत ही है, रुचि सिद्धांत ही है या उपयुक्ता है सर्वे। तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड टीचर्स, सभी का अभिनंदन स्वागत है। जयस्वाल सर हाथ जोड़कर आप सभी शिक्षकों का अभिनंदन करते हैं। साथियों, संस्कृत शिक्षण में उपयोगी जो सिद्धांत कहलाता है वह सिद्धांत हमारा कौन सा हो जाएगा? वह होता है स्वाभाविकता सिद्धांत। संस्कृत शिक्षण का सबसे उपयोगिता सिद्धांत क्या होगा? स्वाभाविकता का सिद्धांत हो जाता। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि देखन में ओछन लगे घाव करे अति गंभीर, ये पिछली बार एमपीटी वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। का नाम शिक्षा? शिक्षा का क्या नाम है? शिक्षा ज्ञानम अनुभवस्य, शिक्षा एकम पुस्तकम, शिक्षा एकम वस्तु, शिक्षा एकम खेलम। तो आप सभी लोग जानते हैं कि का नाम शिक्षा, शिक्षा का क्या नाम हो सकता है? तो शिक्षा का नाम होता है शिक्षा ज्ञानम अनुभवस्य, यानी शिक्षा क्या है? ज्ञान का अनुभव प्राप्त करना ही शिक्षा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शिक्षणस्य मुख्यम उद्देश्यम किमस्ति। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तये धनदानम, आजीविकोपार्जनम, व्यक्तये सर्वांगीण विकास ही है, अध्यापक निर्माणम की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयस्वाल सर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और नीचे जो दोस्तों कमेंट बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको कमेंट करना है। जी हाँ, तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षण से मुख्यम उद्देश्यम किम। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आपसे कोई प्रश्न करेगा कि जो शिक्षण करते हैं, या बच्चा ही प्रश्न कर दिया कि गुरुजी, आजकल तो सर और मैम बोलते हैं, गुरुजी वाला ज़माना चला गया, ठीक है, बहुत ही कम बोलते हैं, मैम और सर बोला जाता है। तो शिक्षण से उद्देश्यम मुख्य उद्देश्यम अस्ति। तो ये पूछा गया कि मैम ये बताइए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर बताइए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्तये धन दानम, व्यक्ति का धन अर्जन करना, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, पिछली बार वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है और आपके राजस्थान शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया प्रश्न है। तो धन दानम, व्यक्तये धन दानम, व्यक्ति का धन अर्जन करना, ऐसा नहीं हो। आजीविकोपार्जन, व्यक्ति सर्वांगीण विकास से हो जाएगा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, संस्कृत भाषा शिक्षण उत्तम विधिरस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण की उत्तम विधि कौन सी होती है? लेखन विधि, अनुवाद विधि, परीक्षा विधि या प्रत्यक्ष विधि होती है? अब देखिए, उत्तम पूछा गया है, विधियाँ तो आपकी सभी हैं संस्कृत भाषा शिक्षण की, लेकिन उत्तम विधि आपको बताना है। तो उत्तम विधि होती है आपकी अनुवाद विधि संस्कृत, क्योंकि अनुवाद जिससे करना आएगा तो सारी चीज़ें हो जाएगी। संस्कृत भाषा अनुवाद विधि उत्तम विधि होती है। अगला है काव्य शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य भवति। काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कि काव्य रचना कौशल का विकास करना, व्यवहारयी है, चतुरयी है, विकास ही है, शब्द भंडारस अभिवृद्धि है, चतुर्वर्ग फल प्राप्त ही, उपयुक्त सर्वम चा। तो काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य पूछा जा रहा है, सभी लोग बताइएगा। तो काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? काव्य के रचना कौशल का विकास करना या शब्द भंडार की अभिवृद्धि, सभी लोग बताइए। तो काव्य की पूछा गया तो कहीं ना कहीं रचनात्मक बात होगी, तो काव्य में रचना कौशल का विकास करना। आपके अकॉर्डिंग क्या सही है? आप लोग भी बता सकते हैं। क्या या उपयुक्त सर्वम भी हो सकता है, डी ऑप्शन हो सकता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया था।
अगला है मानवस्य प्रथमम शिक्षा प्रतिष्ठानम। मानव यानी आप और हमारे में पहला शिक्षा प्रतिष्ठान क्या होता है? प्राथमिक विद्यालय, परिवार, माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय? मानवस्य प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठानम, मानव में प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान जो कहलाता है, तो पहला जो होता है वह परिवार ही होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि गद्या पार्ट्स कठिन निवारणाएं अधोलिखित विषया संति। गद्य जो के पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उनमें कठिन निवारण इनमें से कौन से विषय से किया जा सकता है? दंत कथा, अनुवाद कथा, व्याख्या प्रविधि या पैतय्य सवय प्रवय्य? तो गद्य के जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उनमें कठिन निवारण, जो कठिन शब्द होते हैं उनसे निवारण करने के लिए किस विषय के द्वारा कठिन निवारण किया जा सकता है? सभी लोग बताइएगा। देखिए कठिन निवारण की बात कर रही है, तो दंत कथा, अनुवाद, व्याख्या या। तो अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि व्याकरण शिक्षण से सर्वोत्तम कह विधि। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी कहलाती है? आपकी आगमन निगमन विधि, नियम विधिगमन विधि की बात करेंगे, शिक्षण विधि की बात करेंगे, और ये आपके एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, साथ ही साथ यूपी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है। तो व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि बताना है, और व्याकरण आए मतलब आगमन निगमन, ये समझ लीजिए। या आगमन निगमन विधि किसके लिए सर्वश्रेष्ठ होगी? तो वह व्याकरण के लिए होगी। तो किसी दोनों प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला कक्षा कक्षे प्रथमा अनिवार्यता विद्यते। कक्षा कक्ष में प्रथम अनिवार्यता क्या होता है? पाठ्य पुस्तक होती है, मानचित्र होता है, श्यामपट्ट होता है या दूरदर्शन होता है? कक्षा कक्षे प्रथम अनिवार्यता विद्यते। कक्षा कक्ष में प्रथम अनिवार्यता क्या कहलाती है? सभी लोग बताइए। कक्षा कक्ष में प्रथम अनिवार्यता क्या होता है? पाठ्य पुस्तक, मानचित्र, श्यामपट्ट, दूरदर्शन। तो सभी लोग जानते हैं कक्षा कक्ष की बात करें, वो भी प्राइमरी प्राथमिक की बात की जा रही है। तो प्राथमिक में क्या अनिवार्य होता है? श्यामपट्ट, जिससे आप लिख सकें, बच्चे देख सकें। अगला प्रश्न, केन कौशल माध्यमेन अध्यापकैः विषय वस्तु स्पष्टीकरणस्य प्रयास करोति। किस कौशल के माध्यम से अध्यापक विषय वस्तु का स्पष्टीकरण का प्रयास करते हैं? प्रवाह कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, भाषण कौशल या श्रवण कौशल? सभी लोग बताइएगा। किस कौशल के माध्यम से अध्यापक विषय वस्तु स्पष्टीकरण का प्रयास करते हैं? तो राइट ऑप्शन आ चुका है, सभी लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, राइट ऑप्शन आ चुका है, और राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? विषय वस्तु का स्पष्टीकरण का प्रयास कर रहे हैं तो कहलाएगा प्रश्नोत्तर कौशल। क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर कौशल हो जाएगा। प्रश्न करके ही पता चल जाएगा ना कि स्पष्ट जानकारी हो पाई कि नहीं हो पाई। स्पष्टीकरण देना मतलब प्रश्न के माध्यम से जब उत्तर प्राप्त होगा तो स्पष्टीकरण हो जाएगा कि हाँ, हमने जो पढ़ाया वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगला, छात्राणाम पूर्व ज्ञानेन सह नूतन ज्ञानम योजयति। छात्रों में पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जो की योजना होती है वह पाठ्य योजना, दर्शनम, लेखनम या श्रवण कहलाती है। सभी लोग बताइए। छात्रों में पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान की योजना करना या पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को समझना या अर्जित करना भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान अर्जित करता है तो किससे संबंधित हो जाएगा। कई बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर भी आप सभी लोगों को फोकस करना है, ठीक है। तो ज्ञात से ज्ञात होता है उसमें, अगर बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान अर्जित करता है तो क्या होगा? ज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र होगा। और इसमें अगर छात्रों में पूर्व ज्ञान के साथ जो है नूतन ज्ञान योजना की होती है, तो नूतन ज्ञान अगर दिया गया है तो फिर यहाँ पे पाठ योजना हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यस्य अवबोधनम पठनम आत्मसत्करणम कर्तुं शक्यते। यानी कि साहित्य में अवबोधन, पठन और आत्मसत्करण किस में किया जाता है? कक्षा कार्यन कहलाएगा, ससुर वाचनेन, मौन वाचन या द्रुत वाचन हो जाएगा। किस में किया जाता है? सभी लोग बताइए। और यह आपके दोस्तों संस्कृत भाषा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है।
तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, सभी लोग बताइए। साहित्यस्य अवबोधनम पठनम आत्मसत्कर्म कर्तुम शक्यते, तो ये हो जाएगा हमारा मौन वाचन इज द राइट आंसर। जिन्होंने मौन वाचन किया है वह आपका, क्योंकि साहित्य अध्ययन की बात हो रही है तो साहित्य अगर पढ़ेंगे तो मौन वाचन पढ़ेंगे तो ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं ससर वाचन भी कुछ लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो मौन वाचन और ससर वाचन दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मौन वाचन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संस्कृत भाषा अधिगस्य स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम विद्यते। संस्कृत भाषा में स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है? पठनम भाषणम श्रवणम लेखनम, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, पठनम श्रवणम लेखनम भाषणम, भाषणम लेखनम श्रवणम पठनम। इतना जान लीजिए, पहला सुनना होता है, अंतिम लेखन होता है। अगर ये चीज़ जिसमें भी दिया गया हो तो वही होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अर्थात श्रवणम भाषणम मतलब बोलना, पठनम यानी पढ़ना, लेखनम यानी लिखना। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है दंडान्वयी खंडान्वयी टीका समीक्षाएं इत्येताः विधयः केन संबंधा सन्ति। अर्थात दंडान्वय खंडान्वय में जो टीका समीक्षा होती है यह विधि किससे संबंधित हो जाती है? व्याकरण शिक्षण, काव्य शिक्षण, नाट्य शिक्षण या निबंध शिक्षण से हो जाती है। दंडान्वय खंडान्वय टीका समीक्षा किस विधि से संबंधित हो जाती है? दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, टीका समीक्षा इत्यादि विधि किससे संबंधित होते? केन संबंधा मतलब क्या होता है? किससे संबंधित होना। और ये भी आया हुआ प्रश्न है, ये भी बता देता हूँ। जी हाँ, ये पूछा गया प्रश्न है शिक्षक भर्ती में। यहाँ पे हमारा हो जाएगा काव्य शिक्षण। जी हाँ, दंडान्वय खंडान्वय की जहाँ भी बात की जाए तो काव्य शिक्षण के ऑप्शन पर आपको जाना है। काव्य शिक्षण इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दंडान्वय खंडान्वय टीका समीक्षा ये विधियाँ किससे संबंधित होती हैं? सभी लोग बताइए। तो ये विधियाँ जो होती हैं काव्य शिक्षण से संबंधित हो जाती हैं। काव्य या पद शिक्षण दोनों चीज़ें। अगर काव्य की जगह पद भी दिया रहे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं, पद शिक्षण दे दिया गया तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं, ठीक है। क्योंकि इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को रसानुभूत एवं संदर्भानुभूत करना होता है काव्य और पद का। इसलिए कक्षा में काव्यमय वातावरण प्रदान करना चाहिए सभी शिक्षकों को, और इसके पश्चात ही उनके काव्य का गहन की धारा के साथ जोड़ना चाहिए, और जो भी विधियाँ हैं उनको भी प्रयोग में लाना चाहिए। और शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ वाचन ससुर वाचन। अब सभी लोगों को कमेंट करके बताना है क्योंकि ये आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो कविता शिक्षण प्रणाली की उच्चतर माध्यमिक कक्षा में छात्रों की हितकारी हो जाएगी, वह होगी समीक्षा प्रणाली। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि प्रति सप्ताह एकस्यां कक्षायां भाषणं तथा संवाद प्रतियोगिताः आयोजनं भवति तत्र कस्य निराकरणं भवितुं शक्नोति। यदि प्रत्येक सप्ताह में एक कक्षा में भाषण और संवाद प्रतियोगिता का आयोजन होता है, तब जो है कौन से निराकरण करने के लिए ये सब किया जा रहा है? कक्षा में भाषण और संवाद प्रतियोगिता के द्वारा किसका निराकरण किया जाता है? उच्चारण का किया जाता है, पराजस्य का, अनुत्तीर्ण का या मनोरंजन का? तो सभी लोग जानते समझते हैं। प्रत्येक मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका कि यदि प्रति सप्ताह में एक कक्षा में भाषण और संवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, यह जिस निराकरण के लिए किया जाता है वह कहलाता है उच्चारण दोष। तो जिस बालक बालिका को उच्चारण दोष की समस्या होती है या उच्चारण दोष होता है, ऐसे में अध्यापक अध्यापिका क्या करते हैं? कक्षा में भाषण और संवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इससे क्या होता है? उच्चारण दोष की समस्या दूर हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के जैसे कि कस्य विचारे मानवीय भाषा अधिग्रहण यंत्रेण सह जायन्ते यत् तान भाषण अधिगमे सहायकम भवति। कौन से विचार में मानव जो है भाषा अधिग्रहण यंत्र के द्वारा यत् तान भाषा अधिगमन सहायक भवति। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा के अधिगम में सहायक पूछा जा रहा है, कौन सा विचार होगा?
कौन सा विचार है? कस्य विचार, किसका विचार है कि मानव जो है भाषा अधिग्रहण यंत्र सह जायन्ते यत तान भाषा अधिगम सहायके भवति, अर्थात सभी मानव भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ उत्पन्न होते हैं, ये भाषा के अधिगम में सहायक होते हैं। किसका कथन है, किसका विचार है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि भाषा अधिग्रहण अगर पूछा जाता है, चाहे हिंदी पेडागॉजी हो चाहे संस्कृत पेडागॉजी हो, एक ही आता है। वह क्या है दोस्तों? चॉम्स्की, याद रखिएगा। चॉम्स्की के विचार में सभी मानव भाषा अधिग्रहण यंत्र जो होते हैं लैंग्वेज एक्विजिशंस डिवाइस के साथ उत्पन्न होते हैं और ये भाषा के अधिगम में जो है सहायक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के जैसे कि अर्थ मापन प्रक्रिया कस्मयी परियोजनाएं सशक्ता है अस्ति। सेमनेटिक मैपिंग स्ट्रेटजी की बात हो रही। अर्थ मापन प्रक्रिया का किस प्रयोजन में सशक्ता अस्ति, अर्थात साथियों अर्थ मापन प्रक्रिया में सशक्त माध्यम यहाँ पे पूछा जा रहा है। कौन सा सशक्त माध्यम होगा? छात्रैः शब्द संग्रह वर्धयितुं, व्याकरण नियमान शिक्षितुं, पाठ विश्लेषण सह व्याकरण संयोजनाएं या प्रक्रिया लेखनाएं। तो अर्थ मापन प्रक्रिया की दृष्टि से देखा जाए जो प्रयोजन यहाँ पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि छात्रेषु शब्द संग्रह वर्धितुं, अर्थात अर्थ मापन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र वर्गों में शब्द संग्रहण बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। क्या है? शब्द संग्रहण बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति। सभी लोग बताइए। जो निष्क्रिय शब्दावली होती है किस लिए होती? ते शब्दाय वयम ये साय प्रयोगम तदय कुर्मयि यदा वयम तान सुष्णुम अर्थरा पठामयि। ते शब्दाय यान वयम अन्नय्य सह पुनः पुनः प्रयोजनम। ते शब्दाय येषां प्रयोगम वयम लेखने एव कुर्मयि। ते शब्दाय येषां प्रयोगम वयम भाषणे एव कुर्मयि। तो निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति, निष्क्रिय शब्दा के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो निष्क्रिय शब्दावली क्या होगा कि ते शब्दाय वयम येषां प्रयोगम, अर्थात निष्क्रिय शब्दावली वे शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम ततय कुर्मयि यदा वयम तान शृणु, जिनका हम उपयोग तभी करते हैं जब वयम तान शृणुम अथवा पठामहि, जब हम उन्हें सुनते या पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? तान मतलब जब, श्रुणुम यानी सुनना, या पठामय सुनने और पढ़ते हैं, तब जो है निष्क्रिय शब्दावली वे शब्द जिनका उपयोग हम तभी करते हैं जब हम उन्हें सुनते या पढ़ते हैं। तो निष्क्रिय शब्दावली क्या आपने समझ लिया। आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ध्यान पर समझिएगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं अक्सर। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि काचिद अध्यापिका पंचमी कक्षायां स्वच्छात्रान् खड्वाक्यानां लघु परिच्छेदनं द्विवारं श्रोतुं कथयति, अर्थात कोई अध्यापिका 5वीं कक्षा के छात्रों में 6 वाक्यों को खड्वाक्यानां लघु परिच्छेदं द्विवारं श्रोतुं कथयति, अर्थात छोटे पैराग्राफ को लघु परिच्छेदम द्विवारम श्रोतुम, छोटे पैराग्राफ को द्विवारम श्रोतुम मतलब 2 बार सुनने के लिए, श्रोतु कथयति मतलब 2 बार सुनने के लिए कहती हैं। तदा सा तान चतुर्णा समूहे सितम परिच्छेदनम पुनः लेखितुम कथयति, फिर उन्हें 4 के समूह में उस पैराग्राफ को फिर से लिखने के लिए कहती है। सा कथयत यति तेतम परिच्छेदम यथा संभवं निकटतम लेखितुम शक्नुवन्ति, अर्थात यह कार्य परिच्छेद का श्रुत लेखन है। परिच्छेदस्य वाक्यानि मूल रूपे भवन्ति इति न आवश्यकम। श्रुत लेखन का अर्थ है यह कार्य परिच्छेद का श्रुत लेखन है और श्रुत लेखन का अर्थ जो होता है वह लिखना या सुनकर लिखना हो जाएगा। बट ये तो हमने आंसर ही बता दिया। चलिए आइए बात करेंगे इदम कार्यम किम कथ्यते, इस कार्य को क्या बोला जाएगा। कार्य क्या है कि जब कोई अध्यापिका जो है 5वीं कक्षा के छात्रों को 6 वाक्यों के छोटे पैराग्राफ को 2 बार में सुनने के लिए कहती है, फिर उन्हें 4 समूहों में उस पैराग्राफ के लिए लिखने
के लिए कहती हैं और यह कार्य जो है परिच्छेद का श्रुत लेखन कहलाता है। तो श्रुत लेखन का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसको क्या बोला जाएगा? 4 ऑप्शंस बोला जाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा? श्रवणम भाषणम चा। क्या बोला जाएगा? श्रुत लेखन का अर्थ होता है सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना। श्रवणम भाषणम चा, थर्ड ऑप्शन ऐसे कोई राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आते हैं अक्सर आप लोग स्किप कर देते हैं, या जो मन में आए वो इसके जो समझ में आए ऐसे आंसर कर देते हैं। तो अर्थ निकालना बहुत जरूरी है। जब आप अर्थ निकाल लेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या पूछा जा रहा है। और ऐसे में अगर नहीं बन रहा तो ऊपर की लाइन और लास्ट की लाइन पढ़ लीजिए, आपका पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये एक ट्रिक है, आपको बता रहे हैं। अगला, कश्चित अध्यापकैः अर्धम पाठ्यम उच्च स्वरेण पठति तदा सा समूहबद्धान छात्रान स्वयं समापयितुम कथयति। ऐसा कीदृशैः प्रयोग है। अर्थात साथियों, कोई अध्यापक आधे पाठ को क्या दिया गया है? कश्चित अध्यापकैः अर्ध पाठनम उच्च स्वरेण पठति। कोई अध्यापक आधे पाठ को उच्च स्वर में पढ़ता है, तदा उसके बाद सा समूहबद्धान छात्रान स्वयं समापितुम, उसके बाद वह समूहबद्ध छात्रों को स्वयं समुपयुतम कथयति, अर्थात स्वयं पाठ को पूरा करने के लिए कहता है। तो ऐसा कीदृशः प्रयोग है। तो ये प्रयोग हम क्या बोल सके? इसका प्रयोग जो होगा वह अनुभवात्मक प्रयोग होगा, लेखन प्रयोग होगा, समूह कार्य होगा, या अंतर्ग्रही प्रयोग होगा। इंटेक्ट एक्टिविटी की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग बताइए। वही होगा दोस्तों अनुभवात्मक प्रयोग ही। अर्थात इस प्रकार का प्रयोग जो होता है शिक्षण विधि का अनुभवात्मक प्रयोग कहलाता है। शिक्षण विधि के अनुभवात्मक प्रयोग कौन सा कहलाएगा? जब कोई अध्यापक आधे पाठ को उच्च स्वर में पढ़े और उसके बाद समूहबद्ध छात्रों को स्वयं पाठ पूरा करने के लिए कहें, तो इस प्रकार का प्रयोग शिक्षण विधि में अनुभवात्मक प्रयोग कहला जाएगा, क्योंकि जब वो स्वयं पढ़ेंगे तो वह अनुभव ज़्यादा चीज़ें होंगी। अगला प्रश्न है, भाषा अधिग्रहण अर्थ ही। भाषा अधिग्रहण का अर्थ क्या होता है? तो सभी लोग जानते समझते, भाषा अधिग्रहण का अर्थ होता है कि अनौपचारिक परिवेशे अचेतन रूपे भाषाया शिक्षणम। अर्थात भाषा अधिग्रहण का अर्थ होता है अनौपचारिक परिवेश अचेतन रूप से भाषा का शिक्षण। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षकैः तृतीय कक्षाया छात्र निर्देशित। शिक्षक जो है तृतीय कक्षा के छात्रों को निर्देशित करता है, एवं ते प्रदत्त कार्यम अनुसरन्ति। अर्थात तब वे सभी छात्र शिक्षक द्वारा दिए गए प्रदत्त कार्यों का अनुसरण करते हैं। तो अध्यापक अंगीकरोति। तो इस प्रकार अध्यापक का अंगीकरण करता है, कौन सा होगा? संरचनात्मक उपागम, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम, ग्रहणशील शिक्षण उपागम, या रचनावादी उपागम की बात करें। अब आप जानते समझते हैं कि शिक्षक जो है तृतीय कक्षा के छात्रों को निर्देशित करते हैं कि वह सभी छात्र शिक्षक द्वारा दिए गए प्रदत्त कार्य को अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार अध्यापक का जो है समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम हो जाएगा। समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम अध्यापक अंगीकरोति। मतलब अध्यापक जो है इस उपागम का अंगीकरण करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, दिल मांगे मोर इत विज्ञापन वाक्यम का उदाहरण। दिल मांगे मोर जो एक विज्ञापन आता है, इसका उदाहरण बताना है आप लोगों को। तो दिल मांगे मोर मतलब क्या होगा? कोड एक व्यत्यम हो जाएगा, कोड स्विचिंग कहलाता है। ठीक है, तो दिल मांगे मोर यह कोड स्विचिंग का एग्जाम्पल है, जहां एक वाक्य को अन्य भाषा के रूप में रूपांतरित या स्थानांतरित का उसका प्रचार किया जाता है, उसको कोड व्यत्यम संस्कृत में बोला जाता है और नॉर्मल इंग्लिश में कोड स्विचिंग बोला जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकाः किमर्थं कथयन्ति यत् शिशुभ्यः सत सहवार्तालापैः महत्वपूर्णम्। अर्थात साथियों, आप सभी लोग जानते समझते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं कि शिशुओं से बात करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शिशुओं की भाषा अयम भाषा ध्वनि शिक्षणम आरभते, क्योंकि शिशुओं की भाषा की ध्वनियों को सीखना शुरू कर देता है। यह क्या होता है? यह शिशुओं को भाषा की ध्वनियों को सीखने को शुरू कर देता है। तो वैज्ञानिकम का अर्थ है कि शिशुओं में वार्तालाप के लिए क्या होता है?
अयम भाषाया ध्वनि शिक्षणम आरभ्यते। वैज्ञानिक कहते हैं कि शिशुओं से बात करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिशुओं को भाषा ध्वनियों को सीखना शुरू कर देता है। शिशु बच्चों से बात करेंगे तो बच्चा ध्वनियों को सीखना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान सिद्धांतैः वर्ण्यत यत् कथम पाठकाः पाठरस्य अवबोधनस्य स्वपूर्वार्जितं ज्ञानेन सह पाठ्य सूचना नाम संयोजनम कुर्वन्ति। अर्थात साथियों प्रश्न कह रहा है कि कौन से सिद्धांत में यह वर्णन किया गया है, यह वर्णन करता है कि कैसे पाठक पाठ को समझने के लिए अपने पहले अर्जित ज्ञान के साथ संयोजनम कुर्वति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्जित ज्ञान मतलब अभिगमनम हो जाएगा, लर्निंग की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिगमन। अर्थात जो अभिगमन सिद्धांत होता है, अभिगमन सिद्धांत में यह वर्णन किया गया है, यह विवरण है, विवरण करता है कि कैसे पाठ को समझने के लिए पहले अर्जित ज्ञान के साथ पाठ को जानकारी जोड़ते हैं। तो कौन सा सिद्धांत है, विवरणिका। कौन सा सिद्धांत होगा, विवरणिका सिद्धांत हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो ये आपका सिद्धांत हो जाए। ठीक है, तो विवरणिका इज द राइट आंसर होगा। अभी आपका अभिगमनम में नहीं करना है, क्या होगा, विवरणिका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भाषा अधिग्रहण विषये अधोलेखितुम किम सत्यम। अर्थात साथियों भाषा अधिग्रहण के बारे में क्या सत्य है। तो भाषा अधिग्रहण के बारे में क्या सत्य हो जाता है, सभी लोग जानते हैं कि अयम नैसर्गिकतः उपार्जितः, अर्थात यह स्वाभाविक रूप से ग्रहण होता है। क्या हो जाएगा, भाषा अधिग्रहण के विषय में क्या सत्य है कि यह स्वाभाविक रूप से अधिग्रहण होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, धन्यवाद सभी का। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा अच्छा प्रश्न है कि यस्याम अवस्थायां द्वित्रयमासस्य नवजातैः शिशु मुक्त स्वर ध्वनिं जनितुं शक्नोति सा कथ्यते। अर्थात साथियों यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में 2 या 3 माह का बच्चा मुक्त स्वर ध्वनि को जानने लगता है उसे क्या बोलते हैं या उसे क्या कहते हैं। तो जब जिस अवस्था में 2 या 3 महीने के बच्चे में 2 या 3 मासस मतलब 2 या 3 महीने के बच्चा में मुक्त ध्वनि को जानने लगता है, मुक्त स्वर ध्वनि, मुक्त ध्वनि को जानने लगता है, तो उसे हम क्या कह लेंगे, उसे हम अनुकूजनम कहेंगे। क्वीन क्या कहेंगे, अनुकूजनम इज द राइट आंसर। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया साथियों, कक्षायाम यत्र बालैः स्वमात्र भाषायाः आरभते तदनु अन्य भाषा शिक्षन्ते एतादृशीं कक्षा किम कथ्यते। अर्थात साथियों आप सभी लोग जानते हैं कक्षायाम यत्र बालैः स्वमातृभाषा आरभते, अर्थात जहाँ बालक अपनी मातृभाषा में कक्षा आरंभ करता है, तदनु अन्य भाषा शिक्षन्ते, अन्य भाषा में शिक्षा ग्रहण करता है, एतादृशी कक्षा किम कथ्यते। तो इस प्रकार की कक्षा को क्या बोलेंगे, तो जिस प्रकार का अपनी मातृभाषा कक्षा में आरंभ करे और आपके अन्य भाषा के शिक्षा भी ग्रहण कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, बहुभाषिकता की बात हो रही है, बहुभाषिक कक्षा की बात हो रही है, क्योंकि मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषा का भी शिक्षा ग्रहण बच्चा कर रहा है, बालक कर रहा है, इसलिए बहुभाषिक कक्षा हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक मॉक क्वेश्चन ले रहे हैं आप सभी के लिए। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि द्वितीय भाषायाः भाषा शास्त्रीय प्रयोगैः है संरचनाएं सम्यक रीताय संविष्टाय। अर्थात साथियों आप सभी लोग जानते समझते हैं कि द्वितीय भाषा में, भाषा शास्त्रीय प्रयोग में, द्वितीय भाषा में के लिए भाषा शास्त्रीय प्रयोग में संरचना को सही तरीके से शामिल किया जाता है। संरचना को सही तरीके से शामिल, संविष्टा मतलब शामिल किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे शामिल होगा, अभ्यासई पुनरावृत्ति माध्यमेन, अभ्यास के पुनरावृत्ति के माध्यम से, भाषा या अर्थपूर्ण स्थानांतरण माध्यम से, अर्थपूर्ण अंतरक्रिया माध्यम से, पर्यवेक्षण अनुबोधनम चा माध्यम। तो क्या होगा सभी लोग बताइएगा कि द्वितीय भाषा के लिए भाषा शास्त्रीय प्रयोग है
में संरचनाओं को सही तरीके से शामिल किया जाता है? किसके माध्यम से शामिल किया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही 15 में से आपके कितने स्कोर सही हुए ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और क्लास समझ में आई कि नहीं आई ये भी कमेंट करके बताना है। बाकी सभी क्लासेस चल रही, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जिनको भी संस्कृत की टॉपर नोट्स चाहिए तो टॉपर नोट्स सभी लोगों को पता है, व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप नंबर आपको